महंगाई पर काबू करने के लिए लंबे वक्त से आरबीआई ब्याज दरों में बढ़ोतरी का हथकंडा अपना रहा है। तो क्या अब इस पर बढ़ोतरी जो हो रही है, इस पर ब्रेक लगना चाहिए? क्या आरबीआई महंगाई को काबू करने के जिस मकसद से ब्याज दरों में इजाफा कर रहा है, क्या उसमें कामयाबी मिली है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की मीटिंग पर सबकी नजरें हैं और अनुमान ये जताया जा रहा है कि इस बार आरबीआई रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट यानी करीब 0.25% की बढ़ोतरी फिर कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये रेपो रेट में लगातार 7वीं बार बढ़ोतरी होगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। बात अब तक की करें तो महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई मई के बाद से अब तक रेपो रेट में टोटल 250 बेसिस पॉइंट यानी लगभग 2.5% की बढ़ोतरी कर चुका है। और माना यह जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में इस बार होने वाली रेट हाइक आखिरी होगी। आखिर ये जो रेट हाइक है, जो जैसा हमने आपको बताया कि ये 0.25% तक हो सकती है, तो चलिए इस बैठक से क्या अनुमान है, क्या इस बैठक से निकलकर आने की उम्मीद है, और अगर अनुमान के मुताबिक चीज़ें होती हैं, बढ़ोतरी होती है, तो इसका आम लोगों पर किस तरह का असर देखने को मिलेगा, इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे और अलग अलग पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। और आज की चर्चा में हम बहुत ही खास एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने एक खास पोल करा है और वो पोल क्या कहता है एक्सपर्ट का, ज़रा जान लेते हैं। हमारे सहयोगी हर्ष इसका पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। जी हाँ, आरबीआई की और एक एमपीसी कंक्लूड होगी ये पर्टिकुलर हफ्ते में, और जब हम देखें तो और एक 0.25% का रेट हाइक एक्सपेक्टेड है। इकोनॉमिस्ट लार्जली यही कह रहे हैं कि आरबीआई अभी भी अपना ध्यान इन्फ्लेशन पे रखेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो कि बिलो 6% चला गया था 2 महीने के लिए, अब वापस उसमें एक स्पाइक आई है 6.5% के आसपास। अब इन्फ्लेशन अभी भी स्लाइटली हायर साइड पे। और जब हम एग्री साइड पे भी देखें, मॉनसून के इफ़ेक्ट एग्री पे जो आएंगे, उस पे भी एक आरबीआई की नज़र रहेगी कि वो कैसे प्ले आउट होता है और वो कैसे इम्पैक्ट करता है फूड इन्फ्लेशन को आगे जाके, तो वो कमेंट्री पे नज़र रखनी होगी। दूसरी जो चीज़ आरबीआई लार्जली फैक्टर इन करता है अपने मॉनेटरी पॉलिसी में, वो है कि ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी कैसे रहती है। अब इन्फ्लेशन, अब रेट हाइक्स, काफ़ी सारे रेट हाइक्स आ चुके हैं। ऑलमोस्ट रेपो 2.75% से बढ़ा है लास्ट ईयर से। तो एक अच्छा रेपो का बढ़ान की वजह से एक ग्रोथ पे एक दबाव आ सकता है, और वो कितना दबाव आएगा FY24 में, उस पे स्ट्रीट की नज़र रहेगी। जब लार्जली आरबीआई का करंट एक्सपेक्टेशन है 6.4% ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है FY24 में, तो अब जाके क्या रिविजन्स करेंगे आरबीआई, उस पे भी एक स्ट्रीट की नज़र रहेगी। तो ये 2-3 चीज़ों पे स्ट्रीट की नज़र पर 25 बेसिस पॉइंट 0.25% से हाइक लार्जली ये स्ट्रीट का कंसेंसस है। तो सारे संकेत यही इशारा कर रहे हैं कि जो रेपो रेट है वो बढ़ेगा और ये 0.25% यानी 25 बेसिस पॉइंट तक का यहाँ पर बढ़ोतरी नज़र आ सकती है। और इसका क्या असर पड़ेगा आम लोगों की जेब पर, उनके ईएमआईज़ पर, इन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही ग्रोथ और ये जो महंगाई का ये जो गणित है, इसको भी समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा दूँ, हमारे साथ आर के बख्शी साहब हैं, जो कि फॉर्मर ईडी हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से। बख्शी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ ही हमारे साथ माधवी अरोड़ा जी हैं, लीड इकोनॉमिस्ट हैं एमके ग्लोबल से। माधवी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत ET नाउ स्वदेश में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास विश्लेषण के लिए हमारे सीनियर एडिटर राजेश सिंह सर। राजेश सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले राजेश सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। संकेत साफ कह रहे हैं कि इजाफा होने वाला है और लगातार नज़रें, बार बार पिछली बार भी उम्मीद की जा रही थी कि शायद बढ़ोतरी ना हो, लेकिन पिछली बार भी और अब एक बार फिर क्या चीज़ें जो हैं वो अगर हम आम लोगों के नज़रिए से समझना चाहें तो उनके लिए किन चीज़ों के मायने बढ़ जाते हैं और क्यों इतना खास होता है ये रेपो रेट? आरबीआई का मेन काम है कि एक ग्रोथ और महंगाई में, इन्फ्लेशन में एक बैलेंस बना के रखे। तो अभी भी आप देखिए, अगर फरवरी का आप इन्फ्लेशन रेट देखिए तो वो 6.4% था, जो कि जनवरी से स्लाइटली ऊपर था। और ये आरबीआई का जो टारगेट है
4 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए, उससे थोड़ा ऊपर है। इसीलिए सारे इकोनॉमिस्ट, सारे एनालिस्ट जिनसे हमने बात की, ये एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि 0.25 बेसिस पॉइंट का हाइक फिर हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये शायद इस साल का आखिरी हाइक होगा, और जो एक्सपेक्टेशन ये है कि 2024 के बाद से जो इंटरेस्ट रेट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होंगे 24 से, और इस साल ये अगर 0.25% बढ़ता है उसके बाद शायद फिर नहीं बढ़ेगा। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि महंगाई काबू में आने लगी है। दूसरा, अभी जो फसल आने वाली है खरीफ की, वो अगर अच्छी होती है तो जो फूड आइटम्स पे जो महंगाई है वहाँ अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो ऑब्वियसली ये 6% से नीचे के लिमिट में आ जाएगा, और एक बार वो आ जाता है तो शायद महंगाई बढ़ाने की जरूरत आरबीआई को नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, तो ये एक साफ तौर पर बात मानी जा रही है कि शायद इस बार जो है वो आखिरी बार आरबीआई की ये जो रेपो रेट हाइक हो वो हमें नजर आए। माधवी जी, आपका क्या नजरिया है? क्या जो आरबीआई की पॉलिसी होगी उसका आउटकम आपको क्या नजर आ सकता है? चैलेंज अभी भी वो बना हुआ है, वो ग्रोथ की चुनौती है, ग्रोथ को मेंटेन करना है, मैनेज करना है। महंगाई हालांकि अभी फिलहाल काबू में नजर आ रही है, लेकिन इस पर भी एक टाइटनिंग हमेशा रहेगी। आपका नजरिया क्या कहता है? एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो सेंट्रल बैंक्स ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज दे वर फेसिंग वाज द ग्लोबल नैरेटिव। वो नैरेटिव जो ग्लोबली काफी इवॉल्व हुआ है पोस्ट द रीसेंट बैंकिंग क्राइसिस, उसके हिसाब से एक्चुअली डिफैक्टो ग्लोबली रिप्राइसिंग इस तरह हो गया है कि एक्चुअली मार्केट इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यू विल सी अ बिग रिवर्सल इन द रेट हाइक्स ऑफ सेंट्रल बैंक्स ऑफ द डेवलप्ड मार्केट्स। जस्ट 3 हफ्ते पहले अगर आप देखिए तो फेड का terminal rate, most economists are talking about around 6% plus, as far as Fed is concerned. And that sort of was pushing central banks across emerging markets, even RBI, कि हम non-committal रहे, हम directionally इतना solid गाइडेंस नहीं दे जहां पे हम फंस जाएं एज अ पॉलिसी मेकर। सो दे वर वेरी फ्लेक्सिबल एंड वेरी फ्लूइड विद देयर पॉलिसी स्टैंड्स बिकॉज दे वर अवेयर कि ग्लोबल चैलेंजेस काफी हैं अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ डायनामिक्स। वी हैव टू ऑल्सो सी कि ग्लोबली पॉलिसी रिप्राइसिंग बहुत फास्ट हो रहा है एंड नोबडी वुड हैव अज्यूम्ड और एंटिसिपेटेड कि फेड पॉलिसी रेट शायद 6% तक ले जा सके। इनफैक्ट before the SVB crisis that happened in the global banking system, Fed was expected to actually hike as high as 50 bips in the recent policy. मगर ये जो recent banking crisis हुआ US में उसकी वजह से काफी ग्लोबल रिप्राइसिंग हुई है, और वो इस तरह हुई है कि मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि फेड का भी लास्ट हाइक होगा मई में, और प्रोबेबली एज सून एज जून यू विल स्टार्ट सीइंग अ पॉलिसी रेट रिवर्सल। आई थिंक उस चक्कर में काफी ज्यादा रीजन मिला है इमर्जिंग मार्केट सेंट्रल बैंक्स को, बिकॉज एटलीस्ट एक क्लैरिटी आ गई है कि यू नॉट लुकिंग एट अ फेड फंड्स रेट विच विल गो टू अ 6%. मोस्ट लाइकली इट विल बी सेटल्ड एट द पीक ऑफ 5.25%, विच मीन्स कि अगर आरबीआई रेट हाइक करता है इस बार, विच विल मीन कि रेपो रेट आपका 6.75% हो जाएगा, आप एक डिसेंट स्प्रेड दे रहे हो अगेंस्ट द वेस्टर्न पॉलिसी रेट। तो मेरे ख्याल से वहां से उनको ब्रीदर है, एंड अपार्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक डायनामिक व्हिच आर स्टिल ट्रिकी, आई थिंक, आई मीन इन द नियर टर्म यू आर स्टिल लुकिंग एट अ सिचुएशन वेयर इन्फ्लेशन हैज सरप्राइज इन द अपसाइड, कोर इन्फ्लेशन काफी स्टिकी है, 4% मीडियम टर्म टारगेट कहीं दिख नहीं रहा है। तो वो चैलेंजेस के अलावा एटलीस्ट ग्लोबल चैलेंजेस जो हैं वो काफी हद तक उनको इन द नियर टर्म थोड़े से कम लग रहे हैं। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका करंट अकाउंट डेफिसिट काफी कंट्रोल में लग रहा है अगले 1 साल में, मतलब इट कुड गो एज लो एज sub 2%, which will be supporting of the policy stance कि अगर सपोज वो न्यूट्रल करते हैं अपने स्टैंड को या आखिरी रेट हाइक करते हैं, एटलीस्ट करेंसी प्रेशर इतना शायद नहीं पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम एक ब्रॉडर पिक्चर में देख रहे हैं, और हमें नज़र आ रहा है कि वो जो पहलू हैं जिनके ज़रिए आपको आने वाले वक्त में थोड़ी नरमी के संकेत मिल सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं। थोड़ा हम इनके चैलेंजेस को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर फ़िलहाल हमारी इकॉनमी या जो ये रेट हाइक्स हैं, इनमें जो हम बार बार ये गणित जिसकी बात कर रहे हैं हम, ग्रोथ और इसके साथ ही इन्फ्लेशन को अगर हम देखें तो हम ये मानते हैं कि इसका बहुत बड़ा असर जो है वो इम्पोर्टेड है, तो उसके प्रेशर में कहीं ना कहीं काम करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं। बख्शी साहब, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि
लगातार ये जो दरों में इजाफा हो रहा है, उन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ भी जो है वो पिछले कुछ महीनों में बढ़ी है। लिक्विडिटी क्रंच ना हो, इसका भी ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। और इन सारे पहलुओं को लेकर भी एक जो बड़ा सवाल बना हुआ है, और एक जो सवाल भी ना कहें, एक उम्मीद बनी हुई है कि एक ठहराव आ जाना चाहिए, एक विराम तो लगना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, इन्फ्लेशन और ग्रोथ, रेट इंक्रीज, रेट न्यूट्रल और रेट कम होना, और दूसरा टूल जो सेंट्रल बैंक के पास होता है वो लिक्विडिटी। कितनी लिक्विडिटी मार्केट में रखी जाए। लिक्विडिटी अगर बहुत बैंक सरप्लस रखता है तो उससे भी रेट्स पर प्रभाव पड़ता है, रेट्स कम होते हैं। और अमेरिका वगैरह में या डेवलप्ड वर्ल्ड में जब वो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा, उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग किया, या जापान में अभी भी क्वांटिटेटिव ईजिंग चल रहा है, तो वहाँ से पैसा बहुत निकल के उन कंट्रीज से निकल के दूसरी कंट्रीज में चला जाता है फॉर सर्च, अपने ज़्यादा रिटर्न के आयाम देखने के लिए। भारत में उस प्रकार की बात नहीं होती है। भारत में जनरली जो हमारी लिक्विडिटी इंडेक्स होती है वो भारत में ही रहती है। लेकिन मुद्दे पर वापस आते हुए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना, लिक्विडिटी को कम करना, दोनों ग्रोथ के ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं और इन्फ्लेशन को पर पॉजिटिव प्रभाव डालते हैं। यानी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए उनका एक उपयोग किया जाता है। एक गोल्डीलॉक्स सिनेरियो हर आदमी चाहता है कि ब्याज दरें भी कम रहें, इन्फ्लेशन भी कम रहे, ग्रोथ भी अच्छी हो और एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी हो। लेकिन वो जनरली आप देखेंगे पिछले कितने सालों का देख लीजिए, ऐसा समय बहुत कम आता है। हम पेंडुलम की तरह इधर से उधर घूमते रहते हैं। इन्फ्लेशन भारत में बहुत ज़माने से स्टिकी है, और ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब हम कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है या इन्फ्लेशन अब कम हो रहा है, या उम्मीद है कि मार्च में ये 6% के नीचे आ जाएगा, या 2024 फाइनेंशियल ईयर में 6 से नीचे रहेगा, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि 6 जो है वो बैंड की अपर लिमिट है, टारगेट नहीं है। टारगेट तो 4 है, 4 ± 2, यानी 2 से लेके और 2.5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 4 तो एक लोअर लिमिट है, लेकिन हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बैंड के भी बाहर 6 के ऊपर चल रहा है। 2 महीने कम हुआ, 2 महीने फिर बढ़ गया, मार्च में शायद बेस इफेक्ट की वजह से कम हो जाए। तो रिजर्व बैंक के सामने इस समय बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही बड़ी चुनौती है कि वो ग्रोथ को तरजीह दें, ग्रोथ को महत्वता दें, या इन्फ्लेशन कंट्रोल। और जब से मॉनेटरी पॉलिसी का नया फ्रेमवर्क आया है, तो रिजर्व बैंक को एक खास तौर पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को ये टारगेट दिया गया है कि वो इन्फ्लेशन को टारगेट करें। ग्रोथ उनका उतना बड़ा टारगेट नहीं है। हालांकि रिजर्व बैंक ग्रोथ का ध्यान रखता है और देश की ज़रूरतों का ध्यान रखता है, परंतु उनका पहला जो कर्तव्य है, अभी हमने देखा कुछ समय पहले 6% से लगातार इन्फ्लेशन ऊपर रहने के कारण रिजर्व बैंक को एक स्पेशल एक्सप्लेनेशन लेटर लिखना पड़ा सरकार को। तो ये उनका दायित्व है। ऐसे में रिजर्व बैंक के लिए बहुत ही दुविधाजनक स्थिति है। अब रिजर्व बैंक का अभी तक जो स्टैंस रहा है, उन्होंने पिछले 6-7 बार रेट बढ़ाए हैं। रेट बढ़ के 6.5% हो गया है, 2.5% बढ़ा है, और लिक्विडिटी वो कम करते जा रहे हैं। जो लिक्विडिटी, सरप्लस लिक्विडिटी 8 लाख करोड़ तक हो गई थी, वह मुश्किल से 1-1.5 लाख करोड़ के करीब होगी। तो काफ़ी लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी को विड्रॉ करना एक उनका टारगेट रहा और रेट बढ़ाने का टारगेट रहा। मुझे लगता है कि क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी हुई है, इसलिए आरबीआई के कदम कुछ हिचकते हैं। हालांकि जो इमीडिएट पिछली पॉलिसी से लेके अभी इस पॉलिसी के बीच में जो मुख्य परिवर्तन आया है, वो अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक के फेल होने का और सिग्नेचर बैंक के बंद किए जाने का कारण आया। वो कारण, जिन कारणों से वो बैंक फेल हुए, थ्योरेटिकली वो यहाँ लागू हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो हमारी मार्केट की स्थिति है, जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की स्थिति है, जो हमारी रिजर्व बैंक की एसटीएम में रखने की नियमावली है, जो हमारे बैंकों की कैपिटल पोजीशन है, और जो हमारा इतिहास है उसके हिसाब से, और ना ही, और जो हमारे बैंकों के डिपॉजिट वाइड स्प्रेड है उसके हिसाब से, वो चैलेंज हमारे ऊपर डायरेक्ट बैंकिंग में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में क्वेश्चन आएगा। इस पे मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न उठता है।
पर आरबीआई के सामने ये सवाल जरूर आता है कि जब अमेरिका में वो लोग उस चाहे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से ही कुछ रीथिंक कर रहे हैं या उनके पांव कुछ ठिठक रहे हैं रेट बढ़ाने में, तो हम क्या करें। पर मुझे लगता है इस सब के बावजूद, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है और आरबीआई ये नहीं कर सकता कि इस बार रोक दे फिर अगली बार बढ़ाए या इस बार बढ़ा दे, तो जो साइकिल चल रहा है मुझे लगता है कि आरबीआई एक बार और 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा इस बार। और क्योंकि उसके साथ में ये हो सकता है कि उनकी जो भाषा है विड्रॉल ऑफ लिक्विडिटी की जगह वो न्यूट्रल लिक्विडिटी का एक भाषा हो जाए, और न्यूट्रल लिक्विडिटी होने से बाजार की जो ज़रूरतें हैं, क्रेडिट के लिए ज़रूरतें हैं वो, और अभी मार्च के बाद में सरकार खर्चा करेगी तो गवर्नमेंट का पैसा भी बाजार में फिर से आ जाएगा जो डायरेक्ट टैक्स पेमेंट में निकल गया था। तो मुझे लगता है कि ये स्टैंड होना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जिस बात का जिक्र किया कि रेट हाइक तो होने हैं, ये तो तय माना जा रहा है, और बार बार हम ये चीज़ सबसे ज़्यादा जिस रुख की बात कर रहे हैं, माधवी मैम आपसे मैं समझना चाहूँगा कि आपको लगता है कि आरबीआई के रुख में या उनकी कमेंट्री में इस बार थोड़ा बदलाव आएगा, थोड़ा चेंज आएगा? आप इस नज़रिए से क्या देखती हैं? मेरे ख्याल से भी वो आई थिंक अपना स्टैंड न्यूट्रल कर देंगे फ्रॉम विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, विच एसेंशियली विल सिग्नल दैट वो भी अपनी पॉलिसी के नियरिंग द एंड है। सो वेरी सिमिलर टू व्हाट यू आर सीइंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो थोड़ा नॉन कमिटल रहेगा, मगर कम से कम स्टैंड चेंज की वजह से ये हो जाएगा कि मार्केट परसीव करेगा कि ये डविश हाइक है, और शायद आरबीआई अपनी रेट हाइक के फैग एंड पे है, साइकिल के फैग एंड पे है। सो आई थिंक दैट विल बी अ पॉसिबिलिटी। मेरे ख्याल से ज़्यादा लेजिट कॉस्ट नहीं इशू नहीं बनता मेरे कि वो एक हॉकिश पॉज करें या फिर एक हॉकिश हाइक करें। मेरे ख्याल से दोनों में से कोई भी दे नॉट रियली सर्विंग एनी ग्रेट पर्पस इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग अ क्लियर फॉरवर्ड गाइडेंस। तो मेरे ख्याल से वो 25 बिप्स का हाइक करेगा और स्टैंड को न्यूट्रल करेगा, तो उससे उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी अपने स्टैंड को चेंज करने की। प्लस अगर मैं अपने 1 ईयर अहेड इन्फ्लेशन फोरकास्ट को भी देखूं तो उसके हिसाब से अज्यूमिंग कि वेडनेसडे का हाइक 25 बिप्स का होता है, आपका एक्सटेंटे रियल रेट क्लोज टू अराउंड 1.5% हो जाएगा। वो उनके न्यूट्रल रेट से काफी ज्यादा है, तो इट गिव्स देम कंफर्ट ऑल्सो कि अगर उनको आगे जाके पॉलिसी रिवर्स करना पड़े से 6 महीने या 1 साल बाद, डिपेंडिंग ऑन हाउ द वर्ल्ड order evolves, what if there's a very deep recession in the world and the world central bank itself tend to reverse their policy stance, or in case अगर inflation बहुत upside में surprise करता है, they can go either ways when they're having a neutral stance in hand. तो मेरे ख्याल से वो बेहतर ऑप्शन है उनके लिए rather than going for a hawkish pause or a hawkish hike. ठीक है ठीक है। बख्शी सर, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, आपने लिक्विडिटी का जिक्र किया था, क्या रेट हाइक ना करके भी लिक्विडिटी मैनेज की जा सकती है? और जिस हम टारगेट की हम बात कर रहे हैं, क्या वो चेंज हो सकता है अगर इन्फ्लेशन कम होता है? लिक्विडिटी देखिए, जब लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो मार्केट में ट्रांसमिशन, आरबीआई हमेशा ये ध्यान रखता है कि लिक्विडिटी उतनी रहे कि जो वो ट्रांसमिशन रेट का करना चाहते हैं वो हो पाए। अगर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो फिर रेपो रेट जो है वो प्रभावी रेट नहीं होता, फिर रिवर्स रेपो रेट प्रभावी रेट हो जाता है। और लिक्विडिटी अगर बहुत कम होती है तो रेपो रेट प्रभावी रेट रहता है, क्योंकि अगर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है तो बाजार में बैंक एक दूसरे से बोरो कर लेते हैं और कम रेट पे भी बोरो कर सकते हैं। आरबीआई जिस प्रकार का यील्ड कर्व डेवलप करना चाहता है या जिस प्रकार की शुरू में फ्रंट एंड में डिमांड में कमी करना चाहता है, वो पर्पस उद्देश्य सर्व होना चाहिए। उसके लिए जितनी ऑप्टिमम लिक्विडिटी है उतनी ही मेंटेन, क्योंकि लिक्विडिटी जैसे अभी बहुत कम हुई, तो अभी हमने देखा मार्च के कुछ दिनों में जो कॉल मनी के रेट हैं वो 8% तक भी चले गए थे। उसके और भी कारण थे, लेकिन लिक्विडिटी में कमी होना भी एक कारण था। एक बात जो थोड़ा सा हमारे मार्केट में मुझे लगता है जो अमेरिका से अंतर रहा है वो ये है कि अमेरिका में जो यील्ड कर्व है वो काफ़ी ऊपर चला गया, 4% के ऊपर, ऑलमोस्ट 0% से 4% तक 2 ईयर की ट्रेजरी और उससे लंबी ट्रेजरी के रेट चले गए थे।
जिसकी वजह से ये सिलिकॉन वैली बैंक जिसने कि बहुत कम रेट के ऊपर ट्रेजरीज खरीदे हुए थे, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो भारत में जो शॉर्ट एंड पे रेट्स जरूर बढ़े हैं, ट्रेजरी के रेट बढ़े हैं, 1 साल तक के ट्रेजरी के रेट बढ़े हैं, कॉल के रेट बढ़े हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म जो रेट है वो काफ़ी अभी भी रेंज में है। तो लिक्विडिटी की लिक्विडिटी किस लिए ज़रूरी है? लिक्विडिटी इसलिए ज़रूरी है कि बाजार की जो ज़रूरतें हैं, पेमेंट सिस्टम की जो ज़रूरतें हैं, क्रेडिट की जो ज़रूरतें हैं, वो पूरी हो सके। क्रेडिट पे किसी टाइम पे हो सकता है क्रेडिट भी बहुत रेड हॉट ग्रो कर रहा हो और रेड हॉट ग्रो करने को स्लो डाउन करने की ज़रूरत हो, लेकिन हिंदुस्तान में जो अभी क्रेडिट ग्रोथ हुआ है वो ज़्यादातर वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट से हुआ है। अभी तक हमारे यहाँ कैपिटल एसेट की उतनी शायद डिमांड नहीं आई है। रिटेल लोन्स की काफ़ी ग्रोथ हो रही है। तो अगर आरबीआई कंट्रोल करना चाहता है तो लिक्विडिटी को भी, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होगी तो आरबीआई का जो रेट का टूल है वो थोड़ा ब्लंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। राजेश सर भी हमारे साथ लगातार बने हुए। राजेश सर, हमारे साथ दोनों खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, माधवी जी और बख्शी सर। आप उनसे कुछ सवाल करना चाहेंगे? बिल्कुल माधवी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्रूड के प्राइसेस, क्योंकि क्रूड ओपेक ने अपना आउटपुट अभी आज ही खबर आई है कि उसने घटा दिया है, बाकी यूएई ने भी कम कर दिया है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आपको लगता है कि इसका महंगाई पे इम्पैक्ट पड़ेगा? और उसका अगर हम देखें अगर आरबीआई की पॉलिसी पे, तो उसका आउटलुक आप किस तरह से देखते हैं? पहले तो ये जानना है कि ये क्रूड ऑयल का जो प्राइसेस हैं वो कितने स्टेबल रहते हैं एट दीज लेवल्स। थोड़ा डिमांड सप्लाई मिसमैच है, पर मेरे ख्याल से अगर क्रूड एवरेज करता है 85 के आसपास फॉर द होल ईयर, वी कैन सेल थ्रू। आई थिंक मेरा इन्फ्लेशन तब भी 5.2 5.3 के ऊपर नहीं जाता है, परसेंट के ऊपर नहीं जाता पूरे साल में। मगर अगर ब्रेंट 100 या 100 के ऊपर टच करके यहाँ पे सस्टेन करता है तभी इशू होगा। अदरवाइज मेरे ख्याल से टर्म्स ऑफ ट्रेड गेन्स तो बेटर ही हैं लास्ट ईयर से इस साल, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि क्रूड 85 से ज्यादा या 90 से ज्यादा एवरेज करने वाला है। मगर अगर बहुत लंबा तकलीफ हुआ तो फिर ऑफ कोर्स इश्यूज विल कम। मगर जनरली अगर मैं स्टैटिस्टिकली देखूं तो on an average $10 per barrel increase in crude which sustains implies that inflation will be up by around 30 to 45 bips on an average, and WPI inflation almost 120-130 bips के ऊपर जाता है, because वहां पे डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखता है आपका। दिस ऑल्सो अज्यूम्स की गवर्नमेंट आपका क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट पूरा पास थ्रू कर रही है ओएमसीज के थ्रू, तो वो भी देखना है कि कितना ओएमसीज बेयर करती हैं, कितना गवर्नमेंट बेयर करती है और कितना रिटेल कस्टमर्स बेयर करते हैं उसको। मगर क्लियरली a higher crude doesn't augur well for the economy। कोई ना कोई तो इकोनॉमिक एजेंट बेयर कर ही रहा है, चाहे वो सरकार हो या ओएमसीज हो या फिर रिटेल कस्टमर्स हो। ओवरऑल तो आपका डिमांड इम्पैक्ट भी आता है और इन्फ्लेशन इम्पैक्ट दोनों ही आता है, और ऑफकोर्स फिस्कल इम्पैक्ट एट द मार्जिन भी आएगा आपका। मगर मेरे ख्याल से अभी इट्स टू अर्ली टू अज्यूम कि क्रूड विल बी ओनली गोइंग अप। आई थिंक पूरा साल बाकी है, अभी तो साल शुरू ही हुआ है। we'll see how things evolve. I think commodity markets are very complex. It's very difficult to take a call as a researcher in a non-commodity market to assume कि linearly ही ऊपर जाता रहेगा क्रूड या फिर नीचे जाता रहेगा, क्योंकि आज से 1.5 हफ्ते पहले अगर मैं किसी से बोलती कि क्रूड शायद 100 जा रहा तो लोग मेरे ऊपर हंसते, मगर आज आफ्टर हैविंग सीन द OPEC cut, people are again talking about crude probably going to 100 or something like that. So I think I would still average it out, assuming that we will see a global recession probably hitting by fag end of this year, which will impact commodity prices materially. तो मेरे ख्याल से के बीच रहता है तो ये कंफर्टेबल पोजीशन होगा आरबीआई के लिए, और हमें उस पर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये उससे क्रॉस करता है तो दिक्कत होगी। बख्शी साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुई है, लगभग 2.5% इंटरेस्ट रेट हाइक हुई है पिछले कुछ महीनों में, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मिडिल क्लास पे, क्योंकि उनकी ईएमआई बढ़ जाती है, चाहे वो घरों की ईएमआई हो या गाड़ी ले हैं उनकी ईएमआई हो या पर्सनल अगर कोई लोन लेता है तो उसके लिए। आपको क्या लगता है उन्हें कब तक रिलीफ मिलेगी? आरबीआई का स्टैंड देखते हुए आपको लगता है, जब बैंकर, क्या आप कुछ बता सकते हैं कि क्या 2024 में या इस हाइक के बाद के हाइक में धीरे धीरे रेट कम होंगे? देखिए, आरबीआई बहुत दृष्टियों से सोचता है, लेकिन जो हमने पहले डिस्कशन किया
उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए जो रेट आरबीआई ने बढ़ाए हैं या रेट कम करेगा, वो इन्फ्लेशन की दर और ग्रोथ की डायनेमिक्स को देखते हुए कम करेगा। इसमें शॉर्ट टर्म में कुछ कंज्यूमर्स के ऊपर, चाहे वो रिटेल लोन के कंज्यूमर हों, चाहे वो ऑटो के खरीदार कंज्यूमर हों, चाहे मकान खरीदने वाले ग्राहक हों, उनके ऊपर कुछ एडवर्स इफेक्ट यानी पेन इकोनॉमी को थोड़ा लेना पड़ता है और लेना पड़ेगा। यहाँ हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जो खास तौर पे होम लोन के ग्राहक हैं, और मकान जितने खरीदे जाते हैं करीब करीब सब लोन पे खरीदे जाते हैं, तो होम लोन के जो ग्राहक हैं उनका जो रिपेमेंट पीरियड है वो 10 साल से लेके 20-25 साल तक या और ज़्यादा होता है। और वो ये मान के चलते हैं, और ये उनको मान के चलना भी चाहिए कि अगर वो ऐसे समय में लोन लेते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, तो एक्चुअली उनके लिए यह गलत है, क्योंकि आगे रेट जब बढ़ेंगे और ईएमआई बढ़ेंगी तो उस चैलेंज के लिए वो कितने तैयार हैं शायद इसका असेसमेंट वो ना करें। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो लोन की पूरी अवधि के दौरान 3, 4, 5 रेट साइकिल गुजर जाएंगे, जिसमें रेट कम भी होंगे, रेट ज़्यादा भी होंगे, तो ओवरऑल पूरी लंबी अवधि के दौरान उन पर शायद उतना प्रभाव ना पड़े। और एक जो स्टैटिस्टिक्स आई है, अगर आप देखें तो बहुत लो बजट के होम की सेल्स पर तो प्रभाव पड़ा है, लेकिन मिडिल क्लास के, मिड सेगमेंट के और लग्जरी होम्स की सेल के ऊपर या डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। एक और जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं, घरों के जो प्राइसेस हैं, वो डिफरेंट जो मेजर सिटीज़ या इवन टियर 2 टाउन्स हैं उनमें पिछले साल में बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं। अभी मार्च में जो ऑटो सेल्स की आई है फिगर्स वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो पेन थोड़ा लेना पड़ेगा, लेकिन उसका कोई अभी तक ऐसा बड़ा प्रभाव नहीं दिखा। ठीक है सर, समय कम है, माफ़ी चाहूँगा, आपको बीच में मुझे रोकना पड़ा। बहुत बेहतर चर्चा रही, हर तरह से हमने इस चर्चा में अलग अलग तरीके से विश्लेषण किया। अपने खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, बख्शी साहब, माधवी जी, इसके साथ ही राजेश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास विश्लेषण के लिए। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।